Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉजेज़ डिस्कस किए हैं। तो मैंने पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस कॉजेज़ डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आगे समझ में आएगा। तो आज हम और कॉजेज़ हैं वो कर लेते हैं। सो वी हैव डिस्कस दी पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कॉजेज़ की। तो पहले हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ से। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आए थे, ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए थे। उनका मेन फोकस यही था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करें। पर धीरे धीरे जब उनको पता लगता है कि इंडिया इज़ वेरी रिच एज अ कंट्री, तो फिर वो पहले अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्यों 1857 का रिवोल्ट हुआ था और उसके पीछे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ थे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश रूल कंसिडर्ड एज फॉरेन। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने कभी भी इंडिया को अपना कंट्री नहीं माना। इससे पहले जो भी मुस्लिम रूलर्स की अगर हम बात करें, या एंशिएंट टाइम में जो भी फॉरेन रूलर्स आए थे इंडिया पे रूल करने, वो उन्होंने इंडिया को अपना कंट्री माना, वो यहीं पे सेटल हो गए और यहाँ के सोशल सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट ब्रिटिशर्स वर दी वन जिन्होंने कभी भी इंडिया को अपना नेशन नहीं समझा। रादर दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स वेरी सुपीरियर, और इसी वजह से वो सिर्फ एक कॉलोनी की तौर पर इंडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वो जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठा सके। तो ये एक, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो लोग थे उनको भी ये बात समझ में आ गई थी, जो आम इंसान है इंडिया का, उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अंग्रेज कभी भी इस देश को अपना नहीं मानेंगे। उनका फोकस सिर्फ किस पे है? प्रॉफिट के ऊपर। तो जो एब्सेंटी सोवरियानिटी थी, कि देखिए रहते वो ब्रिटेन में थे और यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आ गई थी कि वो कभी भी इंडिया को अपना कंट्री नहीं मानेंगे, और उन्होंने देखा कि सोसाइटी के नॉर्म्स को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, रादर हमेशा उसके अगेंस्ट गए। इंडिया को हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने प्रॉफिट के लिए, एंड जिसकी वजह से इंडियंस फेल्ट दैट दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, एंड द कंट्री वाज बीइंग ड्रेन्ड ऑफ हर वेल्थ। कि देश से सिर्फ वो पैसा, इंडिया से मतलब वो पैसा सिर्फ अपने देश में लेकर जा रहे हैं और उनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। सो ये एक पहला रीज़न बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनपॉपुलर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया कंपनी ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगे चलकर, वो यहाँ पे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि एक बहुत सालों से एक सिस्टम चला आ रहा था इंडिया में। बट ब्रिटिशर्स यहाँ पे सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो न्यू सिस्टम था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज इट वॉज इम्पर्सनल इन कैरेक्टर। जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, दे वर नॉट एक्सेसिबल। आप देखेंगे वो शहरों में रहते थे, ठीक है, उनके अपने मेजन्स टाइप के उन्होंने अपना बनाया हुआ था। वो आम लोग उनको एक्सेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। एंड अगर लोगों को कोई अपने ग्रीवेंसेस सॉल्व करवाने हैं, अगर वो अपनी प्लिया उनके पास लेके जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं थे। और जो गवर्नमेंट थी, दे डिड नॉट पोजेस एनी नॉलेज ऑफ द मैनर्स, कस्टम्स, होप्स एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। देखिए, उनको पता नहीं था लोग कैसे हैं, क्या उनका कस्टम्स हैं, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, बिकॉज उनके लिए तो इंडिया बिल्कुल एलियन कंट्री था, और उन्होंने कोशिश भी नहीं करी इसको बहुत ज़्यादा समझने की और लोगों की मदद करने की। और इसके साथ साथ आप देखेंगे द लैंग्वेज वॉज ऑल्सो एन बैरियर। एक बैरियर था, क्यों? क्योंकि देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लिश बोलते थे और आम लोग, ठीक है, उनकी भाषा बहुत अलग थी इंग्लिश से। तो ठीक है, तो जिसकी वजह से लैंग्वेज एक बैरियर बनता है, एंड therefore the administration suffered from many evils such as slowness of proceedings, delay in taking actions, frequent changes in policy। क्योंकि ये सारी कमियां थी, जिसकी वजह से बहुत समय लग रहा था कि अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग रहा था। और वो जो भी
पॉलिसी है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते थे, तो इसकी वजह से जो आम जनता थी वो बहुत ही परेशान थी। और जो जुडिशियल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, इट सीम्ड टू फेवर द लैंडलॉर्ड्स देन द पुअर फार्मर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, आप देखेंगे जितनी भी हायर पोजीशन है चाहे पुलिस में या जुडिशियल में, उस पे सब में ब्रिटिशर्स ही डिप्लॉयड थे, यूरोपियंस ही डिप्लॉयड थे। तो आप देखेंगे कि उन्होंने ज़्यादा वो फेवर लैंडलॉर्ड्स को, मतलब जो अपर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको किया जाता था रादर देन द पेजेंट कम्युनिटी। सो ये भी एक रीज़न बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसकंटेंट अमंग जमींदार्स एंड तालुकदार्स। तो आप देखेंगे कि जो जमींदार्स है, लैंडलॉर्ड्स है, और जो तालुकदार्स हैं, वो भी ब्रिटिश के इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से बहुत परेशान थे। जैसा कि लॉर्ड विलियम बेक्टन जो है, उन्होंने ही हैड टेकन ओवर सेवरल रेंट फ्री स्टेट्स इन बंगाल, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स की जो है ज़मीनें चली गई और वो दे वर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, एंड थाउजेंड्स ऑफ जागीर्स हैड बिन टेकन ओवर इन बॉम्बे इन द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो आप देखेंगे ये जो ज़मींदार थे, इनसे इनकी जागीरें छीन ली गई, ठीक है, और वो बिल्कुल लैंडलेस हो गए। तो वो इस चीज़ से काफ़ी दुखी थे। एंड जब अवध की एनेक्सेशन होती है, जो तालुकदार था वो एक हेरिडिटरी रेवेन्यू कलेक्टर माना जाता था हमेशा से, ठीक है, और उससे ये राइट जो है इन्होंने छीन लिया। एंड जिसकी वजह जो ब्रिटिशर्स थे, दे फेवर्ड डायरेक्ट सेटलमेंट इन कैश। तो बेसिकली देखिए, ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया के तौर तरीके से वो चले, वो चाहते थे कि वो अपना तौर तरीका इन पे इम्पोज करे। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, वहाँ लोगों की इनको बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। तो जिसकी वजह से तालुकदार्स और आप देखेंगे ज़मींदार्स वो काफ़ी परेशान थे। और जब उनको मौका मिलता है और जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होता है, ये सब जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं इस रिवोल्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वाज द रीज़न एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हायर पोस्ट। सो आप देखेंगे जो हायर पोस्ट थी, उन सब पे जो है ब्रिटिशर्स या यूरोपियन जो है उनको रखा गया था, और जितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उसमें से इंडियंस जो है हटा दिए गए थे। और बिकॉज इंडियंस को ये आदत नहीं थी, क्योंकि हमेशा से कोई भी रूलर हो उनको एक हायर रैंक पे रखा जाता था, ठीक है, उनकी काबिलियत के तौर पर यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप देखेंगे उनकी काबिलियत को भी पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है। सो इसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान थे। ऑल पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी बोथ इन द सिविल एंड द मिलिट्री फोर्सेज were occupied by the British, and the British lacked faith in the sincerity of the Indians। और उसके पीछे ये रीज़न क्या कहते हैं कि उनको इंडियंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वो अपर क्लास जो है इंडिया की उसको भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मतलब उनको भी कोई हायर पोजीशन नहीं दी जाती हैं। मुस्लिम्स के साथ भी इल ट्रीटमेंट होता है। और जो हाईएस्ट पोस्ट थी, हाईएस्ट ऑफिस ओपन टू एन इंडियन इन सिविल सर्विस वाज दैट ऑफ सदर और आमीन। तो मतलब एक जो इंडियन है वो सबसे ऊपर सिविल सर्विस की फील्ड में सिर्फ सदर और आमीन तक ही पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं पहुंच सकता, अकॉर्डिंग टू दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये मैंने खैर प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इसकी सैलरी होती थी ₹580। और जहाँ तक हम बात करें मिलिट्री सर्विस में, तो आप देखेंगे एक इंडियन जो है वो हाईएस्ट पोजीशन जो जहाँ तक वो पहुँच सकता था वो था सूबेदार, और उसकी सैलरी होती थी ₹70, जो कि काफ़ी कम है। तो आप देखेंगे बस इन्हीं रैंक्स तक वो पहुँच सकते थे, उसके ऊपर चाहे उनके अंदर कितनी काबिलियत है, वो जितना मर्जी अपने आप को लॉयल प्रूफ कर ले, ठीक है, बट उसके बावजूद भी उनको इससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता था, इससे ज़्यादा ऊपर रैंक नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इंडियंस काफ़ी नाखुश थे। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लॉज इन जुडिशियल सिस्टम। तो जो जुडिशियल प्रोसीजर्स है विच वॉज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश वॉज फॉरेन टू द इंडियंस। फॉर एग्जाम्पल द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन जस्टिस इन द शेप ऑफ स्टैम्प। तो कुछ चीज़ें इंडियंस के लिए मतलब उनको नहीं समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से टैक्स इम्पोज किया जाता था स्टैम्प के रूप में, तो वो सिस्टम जो है वो इंडियंस के लिए मतलब वो उसके साथ फेमिलियर नहीं थे, तो इसको वो पसंद नहीं करते थे। और जो कॉमन पीपल थे फाउंड द इंग्लिश लॉज क्वाइट स्ट्रेंज एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड दैम। तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती थी ब्रिटिश लॉज। एंड फर्दर द जुडिशरी वॉज बाइस्ड एंड सफर्ड फ्रॉम डिले एंड एक्सपेंसेस। तो आप देखेंगे जुडिशरी भी पूरी तरीके से, खैर आप जितना भी ब्रिटिश सिस्टम देखेंगे वो पूरी तरीके से बाइस्ड ही था, ठीक है, वो उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, वो सिर्फ अपना सोचते थे, ठीक है, काफ़ी डिले होता था, बहुत एक्सपेंसिव था। एंड यूरोपियन ऑफिसर्स और यूरोपियन सोल्जर्स जब वो हंटिंग के लिए भी जाते थे, तो आप देखोगे जो
लोगों को के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, मारा पीटा जाता था और उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। सो आप देखेंगे ये भी एक रीज़न बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ ट्रस्ट इन ब्रिटिश लेजिस्लेशन। तो लोगों को बिल्कुल भरोसा भरोसा नहीं था, ठीक है। क्यों भरोसा नहीं था ब्रिटिश लेजिस्लेशन पे? बिकॉज द इंडियंस वर गिवन नो रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे हैड नो मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे फेल्ट वाज रॉन्ग। क्योंकि लेजिस्लेशन में इंडिया को किसी भी तरीके की जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, तो अगर उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो वो बता भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो जो कि बहुत ही आप देखोगे बहुत ही ख़राब सिस्टम है कि आप जिस देश में रूल कर रहे हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं लिया है। तो जिससे साफ पता लग रहा है कि वो एक्चुअली में नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो जो आम इंसान है भारत का उसकी मदद करे, ठीक है। सो ये एक रीज़न बनता है। और द इंडियंस थॉट दैट ऑल लॉज वर पास्ड विद अ व्यू टू डिग्रेड देम एंड रूइन देयर इंटरेस्ट। तो उनको यही लगता था ऑब्वियसली, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको यही लगता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ हमें डिग्रेड करने के लिए या हमारे इंटरेस्ट को रूइन करने के लिए कर रहे हैं। सो ये भी एक रीज़न बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है वो है एलिनेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो इसमें क्या है, मेनी पीपल लॉस देयर मीन्स ऑफ इनकम ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स, ठीक है। बहुत लोग इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, जैसे आगे देखते हैं समझेंगे, द इंडियन मिडिल एंड अपर क्लास हु सर्व द नेटिव रूलर्स वर द वर्स्ट अफेक्टेड, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ सिस्टम हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, पहले जो है राजा रूल करते थे, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था। जब वो बदलता है ब्रिटिशर्स में, ठीक है, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं तो ये सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाता है। तो बहुत लोग थे जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से इफेक्टेड थे, जैसे कि आप देखेंगे जो पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, राइटर्स, म्यूजिशियंस, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एक इंडियन रूलर के कोर्ट में, जिनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे दिए जाते थे, ठीक है, जो भी उनके काम के लिए दिए जाते थे, ठीक है, वो उनको अब पूरी तरीके से कोर्ट में से निकाल दिया गया, ठीक है। दे वर थ्रोन आउट फ्रॉम देयर एंड जिसकी वजह से उनका जो मीन्स ऑफ इनकम था वो चला गया, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। एंड इसके साथ साथ जो रिलीजियस मैन थे लाइक पंडित एंड मौलवीज, उनकी भी जो पावर एंड प्रेस्टीज बिल्कुल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। एंड दिस एग्रावेटेड द डिसकंटेंट विद द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी वजह से जितने भी आप देखेंगे सोसाइटी के सेक्शन हैं उनको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। और जैसे ही उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 1857 के रिवोल्ट में, तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रिटिशर्स को या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो आपको उसके पीछे का दिमाग समझना पड़ेगा। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब होता है ब्रिटेन में, ठीक है, धीरे धीरे फिर और भी यूरोपियन नेशंस में होता है। एशिया में आप देखेंगे सिर्फ जापान ही था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाया, उसके पीछे उनके अपने रीजंस हैं। बट इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक अपर हैंड था ब्रिटिशर्स का। वो कॉलोनीज़ बना रहे थे और इंडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी जहाँ से उनको बहुत बेनिफिट हो रहा था। यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे बहुत ही सस्ते दामों पर, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो इन्हीं की मार्केट में सेल आउट करते थे, ठीक है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों की क्या हालत है, लोग मर रहे हैं, मतलब उनके साथ जो भी हो रहा है दे डोंट बॉदर। व्हाट दे वांटेड इज टू अटेन प्रॉफिट, ठीक है, उनको बस प्रॉफिट चाहिए जहाँ से भी मिले, ठीक है। तो खैर अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये फिनोमिना समझ में आएगा। जो इंपीरियलिज्म है तो ऐसा सिर्फ इंग्लैंड नहीं था, और भी ये डच, जो पोर्चुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारी पावर्स यही कर रही थी। वो उनके बीच सारों के बीच में एक होड़ लगी हुई थी कि कौन कितनी ज़्यादा कॉलोनी बना पाए। और जो ये इंडिया एज अ कॉलोनी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल थी और इनसे जितना हो सके उन्होंने निचोड़ा, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है इकोनॉमिक कॉजेज़, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जितना भी फ्रीडम मूवमेंट है, क्योंकि 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले खैर वन बाय वन डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे पूरी तरीके से। सबसे पहले है न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो देखिए ट्रेड के
इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवाड़ी सेटलमेंट एंड बहलवाड़ी सेटलमेंट। एंड दीज वर बेसिकली एम्ड एट इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। तो उनको कोई फ़र्क नहीं था पेजेंट को फ़ायदा हो किसको, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब था। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स, उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए गए कि उनसे, जिससे कि उनका लैंड रेवेन्यू बढ़े। जो परमानेंट सेटलमेंट था, इट डिड नॉट रिकग्नाइज द हेरिडिटरी राइट्स ऑफ द पेजेंट्स ऑन लैंड एंड इट लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स बाय अ न्यू क्लास ऑफ जमींदार। तो आप देखेंगे इसकी वजह से, परमानेंट सेटलमेंट की वजह से पेजेंट्स का तो बहुत नुकसान होता है। खैर, जो पेजेंट सेक्शन था वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड सेक्शन था। इसके साथ साथ कुछ जो ज़मींदार से उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी बिल्कुल हटा दिया गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे एक न्यू क्लास ऑफ ज़मींदार्स निकल के आते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी इन द पेजेंट्स एज द गवर्नमेंट कुड एविक्ट देम ऑन वन ग्राउंड और अनदर। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा भार किसके ऊपर आता है? पेजेंट्स के ऊपर। दे वर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पीपल। ठीक है, तो एक ये रीज़न बनता है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड्स की। जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वैसे भी डिमांड हर रोज़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पेजेंट्स की क्या हालत है। सो जो पहले क्या होता था, जो विलेज कम्युनिटीज़ थे, दे पेड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एज अ होल बाय शेयरिंग अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस। की मतलब कि अगर पूरे में से जैसे 1/5 या 1/6 जो शेयर है वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे वो रूलर्स को देते थे। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिक्स्ड पेमेंट ऑफ कर दिया कैश में। एक तो वो ये चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैश में मिले, और वो फिक्स कर दिया गया। तो जब वो फिक्स होता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कल्टीवेटर की क्या कंडीशन है, कि उसने मतलब कहीं फैमिन तो नहीं आया है, कहीं क्रॉप ख़राब तो नहीं हो गई है, कि कैसी फसल होगी, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको था कि जितना रेवेन्यू फिक्स किया गया है उनको उस फिक्स टाइम पीरियड में वो मिल जाए। और अगर वो रेवेन्यू नहीं पे करते थे तो वो उनसे उनकी ज़मीनें जो है छीन ली जाती थी, और उनको कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाता था। अगर वो ड्राउट हो गया है या और कोई कैलामिटी हो गई है तो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से सारा का सारा बर्डन आप देखेंगे फार्मर्स के ऊपर आ गया था। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉवरिशमेंट एंड मिजरी ऑफ द पेजेंट्री। तो इन सारे रीजंस की वजह से, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, जो पेजेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा गरीब होती जा रही थी, और उनमें बहुत ज़्यादा मतलब आप देखेंगे मिजरी, देवर सफरिंग। ठीक है, देवर इन पेन, बट द ब्रिटिशर्स दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो द पेजेंट्स फेस द ऑपरेशन इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे उन पे दो लोगों का प्रेशर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पैसा देना ही है, बीच में ये जो लैंडलॉर्ड्स है, जमींदार से, वो क्या करते थे, वो भी इनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो हर तौर से आप देखोगे हर तरफ से जो है पेजेंट के ऊपर पूरा बर्डन आ रहा था। ठीक है, और इसके साथ साथ जब आप, क्योंकि देखो पेजेंट को ये डर है कि अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं देगा तो उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी। तो वो क्या करता था, वो जो मनी लैंडर है उससे उधार ले लेता था पैसे, जिसकी वजह से आप देखोगे वो मनी लैंडर भी उसका फ़ायदा उठाता था, और उसकी अल्टीमेटली उस पर इतना इंटरेस्ट लगा देता था कि उसकी ज़मीन भी उसके हाथ से चली जाती थी। सो ये सब रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से जो पेजेंट थे, देवर ओप्रेस्ड एंड दे वर ऑल्सो ओप्रेस्ड। ठीक है, ये तो पेजेंट्स है, लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स है। इसके अलावा जो पेटी ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी उनसे पैसे ऐठा करते थे। तो जिसकी वजह से सारा का सारा आप बाहर देखेंगे वो किस पे था, एक कल्टीवेटर पे था। सो द कल्टीवेटर्स वर ऑल्सो टॉर्चर्ड एंड जेल्ड फॉर पेंडिंग लैंड रेवेन्यू ऑन इंटरेस्ट। और इसके ऊपर से उनको और आगे अगर वो नहीं पैसा दे रहे हैं तो उनको टॉर्चर भी किया जाता था। सो इसकी वजह से पेजेंट जो है उसकी दिन प्रतिदिन जो है उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रेस अमंग्स ज़मींदार्स। तो ज़मींदार्स भी, खैर, ये जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनसे जो हेरिडिटरी राइट्स है दोनों से, ज़मींदार से और ताल्लुकदार से, जो राइट था हमेशा से रेवेन्यू कलेक्शन का ताल्लुकदार से, वो सब छीन लिया गया था। And the zamindars again and again failed to pay the heavy assessment. Their estates were sold by the government, and this led to the ruin of many zamindars, especially in Bengal, which was
अंडर परमानेंट सेटलमेंट। खैर परमानेंट सेटलमेंट जो है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, आप वो डिटेल में देख सकते हैं कि क्या था। तो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से भी आप देखेंगे जो ज़मींदार थे, ठीक है, बंगाल के, वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे और उनसे भी उनके हाथ से ज़मीनें जाती जा रही थी। तो इसकी वजह से आप देखेंगे ये ज़मींदार, ताल्लुकदार ये भी बहुत दुखी थे। इसके बाद खैर नेक्स्ट हम देखेंगे रूअन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कमर्स। तो देखिए सिस्टमैटिकली जो है इंडियन ट्रेड को, कमर्स को रूअन किया गया थ्रू बाय ब्रिटिशर्स। जब बैटल ऑफ प्लासी होती है तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इट हैड गेन्ड कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस ओवर ट्रेड एंड इंडियन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो है उनकी मोनोपोली हो गई है ट्रेड पे, ठीक है, फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो कंपटीशन तो ख़त्म कर दिया ना उन्होंने। जो बाकी लोग हैं उनको तो सारा कुछ ड्यूटी भरनी पड़ रही है, ठीक है, फ्री ट्रेड उनके लिए नहीं है। तो उनके ऊपर ऑलरेडी जब वो मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट लाएंगे और इन कंपैरिजन टू अगर ब्रिटिशर्स लाएंगे तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर होंगे। तो जिसकी वजह से कि जो बाकी मर्चेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और मोनोपोली थी। तो द ब्रिटिश यूटिलाइज द सरप्लस रेवेन्यू फ्रॉम द एरियाज। और हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं जो वो अब एनेक्सेशन भी कर रहे थे, तो जो नए एरियाज़ को वो अनेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अब वो एरियाज़ में भी वो बड़े आसानी से ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही कम दामों पे, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा प्रॉफिट जो है ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट क्या होता है, द कंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू सोर्स ऑफ फॉर चीप रॉ मटेरियल। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि क्या था कॉलोनियलिज्म, कि रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन्हीं की मार्केट में बेचते थे। तो वही चीज़ है कि जो इंडिया है उसको सिर्फ एक क्या बना के रख दिया था, सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल और एक मार्केट जहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो सेल आउट कर सके। एंड इसके साथ साथ दे वर ऑल्सो एम्फोसाइजिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ये कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। सो कॉटन, इंडिगो, वो एनकरेज कर रहे थे इंडियन फार्मर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप ग्रो करें, जिससे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। इसके बाद और इसी वजह से उन्होंने देखोगे आप इंडिया को पूरी की पूरी तरीके से एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी के रूप में बना दिया था ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिजन्स एंड वीवर्स। तो खैर पेजेंट्स का तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो ही रहा था, इसके साथ साथ आप देखेंगे इन्होंने वीवर्स को और आर्टिजन्स को भी काफ़ी एक्सप्लॉयट किया क्योंकि ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। सो उनका पूरी तरीके से दे हैड कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन क्लोथ्स। सो द वीवर्स वर फोर्स्ड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू विच दे हैड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे बेसिकली वीवर्स की बिल्कुल नहीं चल रही थी। जो कंपनी जितने रेट पे चाहे वो वीवर्स को अपने हिसाब से काम करवा सकती थी, उसी रेट पे उनसे चीज़ें ले सकती थी। तो वीवर सिर्फ किस लिए काम कर रहा था, वो सिर्फ कंपनी की इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। एंड द कंपनी परचेज द क्लोथ एट द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। मतलब जितना कम हो सके उतने कम दाम पे वो वीवर से सामान लेता था और वीवर का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि वो दाम मतलब उतने का तो उसका सामान ही आता था, ठीक है। तो इसकी वजह से वीवर तो बिल्कुल घाटे में था उसके लिए ये सौदा। और इसके साथ साथ जो वीवर्स थे दे वर थ्रेटेंड एंड फाइंड एंड गिवन इन ह्यूमन पनिशमेंट, ठीक है, कि अगर वो नहीं बात मानेंगे ब्रिटिशर्स की तो फिर उनके साथ मतलब उनको पनिश किया जाएगा, उनको थ्रेटन किया जाएगा और मतलब उन पे फाइन भी लगाया जाएगा। और इसी तरीके से आर्टिसंस को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द ब्रिटिश एंड दे वर पेड सो लो दैट दे कुड हार्डली सर्वाइव। इतना कम पैसा उनको दिया जाता था कि जिसपे उनका मतलब सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया था। सो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है ये क्लास भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज़ किया इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म करके रख दिया। द कंटिन्यूस एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट चीप रेट्स हैड बूस्टेड द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। मतलब जो वो सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जा रहे थे क्योंकि ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल वहाँ पे लेकर जाते थे और उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश कर रही थी हमारे रॉ मटेरियल पे। एंड इसके साथ साथ द फ्री फ्लो ऑफ चीप एंड इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन गेव अ डेडली ब्लो टू द विलेज क्राफ्ट्स। और ऊपर से जब वहाँ पे
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता था तो वो इन्हीं इंडियन मार्केट्स में आके उनको बेचा जाता था, जिससे कि जो इंडियन प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगा होता था एज़ कम्पेयर टू जो मशीन के बने हुए प्रोडक्ट्स होते थे। तो जिसकी वजह से इन्होंने पूरी मार्केट में जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो आर्टिजन्स है, वीवर्स, मतलब जो भी शॉप्स है, जो लोग सेल आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, उनको पूरी तरीके से, मतलब जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। एंड इसके साथ ब्रिटेन गेव अ डेडली ब्लो टू द विलेज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट compete with the import of cheap machine made cotton goods to India from England. As a result, handloom weaving, which was the greatest village industry in India, began to decay. क्योंकि बहुत सदियों से, सालों से आप देखेंगे, सेंचुरी से जो वीविंग है, हैंडलूम वीविंग है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी इंडिया की, जिसने, जो कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनकी वजह से इसका पूरी तरीके से आप देखोगे वो धीरे धीरे करके उसका डिके खैर शुरू हो जाता है और वो ख़त्म भी हो जाती है। सो क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स डिजर्टेड देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। अब जब उनको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से उनको अपना ट्रेडिशनल मतलब जो इतने सालों से चला आ रहा उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था सदियों से, मतलब वो सेंचुरीज से उनके मतलब जो एंसेस्टर्स थे वो उसको कर रहे थे, उस ऑक्यूपेशन को उनको छोड़ना पड़ा और उसके बदले वो सिर्फ एक वेज अर्नर के तौर पे, मतलब या तो सारा का सारा प्रेशर जो है एग्रीकल्चर पे आ रहा था या सिर्फ वो टाउन्स में जाके वेज अर्नर्स की तरह रह गए। ठीक है, सो उसकी वजह से इनको बहुत नुकसान होता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने इंडियन हिस्ट्री लिखा है, दिस इज़ इंडियन इंडस्ट्री। ये ना आई एम सो, ये कभी कभी ना टाइप करते हुए एरर्स हो जाते हैं, लेट मी जस्ट करेक्टेड। ओके, ठीक है, सो इंडियन इंडस्ट्री। और ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो ऑल दीज रीजंस जो भी हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किए, तो इसकी वजह से जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी और ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टमैटिकली डिस्ट्रक्शन किया। ठीक है, और जो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, विलेज इकोनॉमी थी, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दिया। हैंडीक्राफ्ट ख़त्म कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्री जो है ख़त्म कर दी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तो जिसकी वजह से पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम अ रैम्पेंट इन द कंट्री एज द wealth of India was drained out and consequently the prosperous land of India was reduced to a woefully poor state. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, जितना भी पैसा था, देखिए जो भी प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को हो रहा था वो यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे थे, उसको स्पेंड, ना कि एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो सारा पैसा जो है वो इंग्लैंड ले जा रहे थे। तभी आप देखेंगे, कभी आप इंग्लैंड जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अमीर शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, और वो सिर्फ सारा लूटा हुआ पैसा है जिसमें से इंडिया ने बहुत बड़ा प्राइस पे किया है। ठीक है, कभी आपने शशि थरूर के इंटरव्यूज़ आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितना वेल्थ वो यहाँ से लेकर गए थे। खैर, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी और वो समझाते हैं कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली पूरा पैसा जो है बाहर लेकर जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो इंडिया है उसको पूरी तरीके से गरीब कर दिया था। सारा सेक्शन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस दे वर पुअर एंड सो, ठीक है, तो एक ये रीज़न होता है, तो पीपल वर सफरिंग। नेक्स्ट आता है रेकरेंस ऑफ फेमिन्स। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं और ऊपर से क्या है, ब्रिटिशर्स वर एनकरेजिंग पीपल टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप से उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब क्योंकि फूड ग्रेन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो आम आदमी खाएगा क्या? अब वो इंडिगो कॉटन तो नहीं खा सकता। ठीक है, पहले क्या होता था, वो वीट प्रोड्यूस करते थे, मतलब फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, तो जिससे उनके पास भी शेयर रहता था। अब क्या है, इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो जो है वो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करे, तो इससे जो है जो फार्मर्स है उनका बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, एंड दिस रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो जिसकी वजह से क्या है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से कल्टिवेटर्स वर felt with no saving due to high revenue demand, and there was hardly any surplus stock of the food grain to sustain the population against crop failure. तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आती थी, जब फेमिन है या ड्राउट है या क्रॉप फेलर हो रहा है, तो उनके पास सेविंग में कुछ भी नहीं था,
क्योंकि जो भी पैसा होता था वो तो सारा रेवेन्यू के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती थी और वो लोग आम लोगों की कोई मदद नहीं करती थी। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कंटिन्यूसली आप देखोगे फेमिन्स पे फेमिन्स होते हैं। आप देखेंगे 19th सेंचुरी में देयर वर नो लेस देन 7 फेमिन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एंड विद एन एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 1.5 मिलियन डेथ्स। तो जस्ट इमेजिन कितने 1.5 मिलियन पीपल डाइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ हंगर, खाने को कुछ नहीं है, सब कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सो पीपल वर डाइंग एंड दिस मेड द पीपल फील दैट देयर कंडीशन वुड नेवर इम्प्रूव अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर अंग्रेज है तो वो हमारा कभी नहीं सोचेंगे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाला जाए। एंड इसी वजह से जब रिवोल्ट की शुरुआत होती है तो ये सारे लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ड्यूरिंग द 1857 का रिवोल्ट। सो दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज। आई होप आपको ये दोनों कॉजेज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे खैर हमेशा PDF शेयर करती हूँ, आप वहाँ पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। वैसे जो BA के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूँ, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो डॉक्टर के गुप्ता की बुक है, इसके अलावा SP सबरवाल भी है, ठीक है, आप ये बुक्स ले सकते हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। बाकी और स्टूडेंट्स जो हैं नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।